आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक होगा कक्षा 11 का रसायन विज्ञान और इसका पहला अध्याय का भाग 2। भाग 1 मैंने पढ़ा दिया है और उसी को जहाँ से हमने भाग 1 को छोड़ा था वहीं से हम भाग 2 में आगे बढ़ेंगे। तो प्रारंभ कर रहे हैं इस भाग 2 को, जो होगा कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का पहले अध्याय का भाग 2। तो भाग 2 में हम प्रारंभ कर रहे हैं क्या, रासायनिक संयोजन के नियम को। रासायनिक संयोजन के नियम को। तो रासायनिक संयोजन का नियम है क्या? तो रसायन विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाओं का विज्ञान है। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके दौरान नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों का पालन करती हैं और उन्हीं नियमों को कहा जाता है रासायनिक संयोजन के नियम। यहाँ पे हमें 4 नियमों को पढ़ना है और जिसका पहला नियम होगा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके बाद से बारी बारी से और 3 नियमों को हम जानेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको किसने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो लेवोइजियर। किसने? लेवोइजियर 1744 में। 1744 में जो है लेवोइजियर ने दिया था। लेवोइजियर ने जो है क्या किया था, तो 1744 ईस्वी में जो है इस नियम का प्रतिपादन किया था। अब हम बात करेंगे कि यह नियम है क्या। तो आप पीछे के क्लास में भी पढ़ चुके हैं इस नियम को, फिर से आप एक बार सुनिए, इसको अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही विनाश हो सकता है द्रव्य का। और यही जो है क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश या नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान में कुल उपस्थित द्रव्य की जो कुल मात्रा होती है अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसके वितरण में कुछ भी परिवर्तन क्यों न हुआ हो। इसका मतलब क्या है कि द्रव्य को बनाने से पहले जितना द्रव्यमान होता है, द्रव्य बनने के बाद, उससे नया द्रव्य बनने के बाद उतना ही द्रव्यमान होता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के संयोजन से जल का निर्माण होता है। सबसे पहले जो है हम इसको संतुलित कर देंगे। संतुलित कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ठीक है, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन, फिर इधर हो गया कितना, 4 हाइड्रोजन। तो इसके लिए यहाँ पे हम 2 का गुणा किए, क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले, यानी कि क्या है, ये अभिकारक है, अभिकारक रिएजेंट। उसके बाद से रासायनिक अभिक्रिया के बाद, यानी कि ये क्या है, उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो होता है उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, चाहे जो है उसका वितरण किसी भी रूप में क्यों न हो। उस द्रव्य से कोई दूसरी वस्तु कितनी भी संख्या में क्यों न बनाई गई हो, क्या होगा, उसका अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान होगा अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होगा। इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं और इसमें जो है भर लेते हैं क्या, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4। उसके बाद से इसमें एक परख नली लगा देते हैं, परख नली, और परख नली को यहाँ से हम बांध देते हैं, दिख रहा है। और क्या करते हैं, इस परख नली में ले लेते हैं एक पदार्थ जो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का विलयन। अब इसे हम क्या करेंगे, तो वेट से वेट कर लेंगे, वजन कर लेंगे।
इसको जो है वेट से वजन कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ अभी नहीं हुआ है, केवल 2 पदार्थ हम एक बर्तन में लिए हैं, इसका क्या करेंगे हम वजन कर लेते हैं। तो इसका वजन आता है 300.23 ग्राम, 300.23 ग्राम। अब जो है क्या करते हैं कि इस परख नली को उल्टा कर देते हैं। फिर से हम बनाएंगे एक वैसा ही फिगर जैसा कि हम अभी बनाए हुए हैं, और ये परख नली है, और इस परख नली को जो है क्या कर दे रहे हैं, तो उल्टा कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो है CaCl2 वह सोडियम सल्फेट के विलयन में बन जाएगा, सोडियम सल्फेट के विलयन में बन जाएगा। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया हो जाएगी, क्या, तो CaCl2 की अभिक्रिया होगी Na2SO4 से, तो बनेगा क्या, CaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, तो NaCl बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा। अवक्षेप को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PPT। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है हमने क्या किया, CaCl2 को जो है किस में मिला दिया, Na2SO4 में, तो हमें एक अवक्षेप प्राप्त हुआ सफ़ेद रंग का, जो क्या है CaSO4, सफ़ेद अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होते हैं, तो अवक्षेप वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, विलयन में, जलीय विलयन में घुलते नहीं हैं, आराम से नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं, वही कहलाते हैं क्या, अवक्षेप। अब हम इसका वेट कर लेते हैं, वजन कर लेते हैं, तो इसका भी वेट इतना ही आता है 300.23 ग्राम। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनिक अभिक्रिया से पहले भी और रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी। और इसी को क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होता है। यानी कि क्या कर सकते हैं, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, भले ही उस द्रव्य का वितरण में कितना भी परिवर्तन हुआ हो। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश यानी कि नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम जान सकते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसमें कुछ भी परिवर्तन हुआ हो। वही बात कि इस पदार्थ में हमने यहाँ पे परिवर्तन किया, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे जो द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी हुआ है। तो पहला जो नियम है, यह नियम हमने समझा दिया है, आपको समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिए। और बढ़ते हैं अब हम दूसरे नियम की ओर, जो क्या है, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। अभी हमने बताया पहला नियम जो क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम जान लेते हैं जो है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। इसका प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक है वह है प्राउस्ट। इन्होंने किया था किस सन में, तो 1799 में प्राउस्ट ने क्या दिया था, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वह कैसे निर्मित है उस पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी यौगिक का रासायनिक संगठन कहीं से भी लाया गया हो वह पदार्थ, और अर्थात किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का अनुपात सदैव समान रहता है। वह यौगिक कहीं से भी लाया गया हो, एक स्थान पर जितना उसके तत्वों का अनुपात होगा, दूसरे जगह से लाए गए यौगिक में भी उसके तत्वों का अनुपात उतना ही होगा, समान ही होगा, चाहे उसे किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो। इसको उदाहरण से समझा देते हैं। इसको जो है एग्जाम्पल से हम लोग जान लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, तो देखते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है H2O में, तो जल का उदाहरण
ले रहे हैं, दो पदार्थ हम यहाँ पे ले रहे हैं, जल, क्या है तो जल, H2O। यहाँ पे दो भागों से मिलकर के, दो तत्वों से मिलकर के जल बना हुआ है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात मिले हुए हैं तब जाकर के जल का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या है तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और हाइड्रोजन का भार जो होता है वह 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका भार 2 हुआ, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वह 16 हुआ, यानी कि 2 अनुपात हो जाएगा 16। और भी इसको सरल कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 अनुपात 8 का। तो द्रव्यमान के अनुसार जो है हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हुआ, 1 अनुपात 8 का। चाहे वह जल कहीं से भी लाया गया हो, नदी का जल हो या नाले का जल हो या नल का जल हो, कहीं से भी वह जल लाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वही अनुपात रहेगा, अनुपात समान रहेगा, अनुपात में परिवर्तन होने वाला नहीं है, अनुपात में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया क्या, तो स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि अनुपात जो होता है द्रव्य में उनके तत्वों का, पदार्थ में उनके तत्वों का निश्चित होता है, स्थिर होता है। उसी तरह से एक और यौगिक हम लेते हैं H2O2। H2O2 इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें क्या है तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये भी क्या है 2 तत्वों से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 2 है, एक का भार 1 होता है तो 2 का 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, 1 का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32, और सरल कर लेते हैं तो इसका अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 16। अब ये जो H2O2 है किसी भी विधि से बनाया गया हो, इसमें इनके तत्वों का अनुपात यही रहने वाला है, तत्वों का अनुपात समान ही रहेगा, परिवर्तित होने वाला नहीं है। उसी तरह से देख लेते हैं अमोनिया के बारे में, NH3। NH3 का निर्माण जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हुआ है। नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 1 और इसका द्रव्यमान जो होता है वह होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 है तो 3, यानी कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या हुआ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या हुआ, तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3, तो यहाँ पे 1 अनुपात 3 हुआ, किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का। तो यहाँ पे जो है हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं इसकी परिभाषा को, किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता, यानी कि उसको कैसे निर्मित किया गया है इस विधि पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी भी यौगिक के में उसके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, यानी कि किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक हो उसके तत्वों का अनुपात सदैव रहता है। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान के अनुसार 1 अनुपात 8 ही का रहेगा, चाहे वह H2O यानी कि जल कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो। उसी तरह से इसमें परमाणुओं का अनुपात होगा 1 अनुपात 2 का, अर्थात कहीं से भी वह जल लिया गया हो 1 अनुपात 2 ही रहेगा, 1 हाइड्रोजन 1 अनुपात 2 का ही इसमें रहने वाला है। 1 मिनट, ये क्या होगा 1 अनुपात नहीं 2 अनुपात 1 का, यानी कि हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का 1 का ही रहने वाला है, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया दूसरा नियम जो क्या था, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। अब बढ़ जाते हैं आगे, तीसरा नियम हम जानेंगे। तीसरा नियम है क्या, हाँ तो तीसरा नियम हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा नियम, इससे पहले हम लोगों ने 2 नियम अभी समझा। तीसरा नियम है क्या, तो गुणित या बहुल अनुपात का नियम, गुणित या बहुल अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक है कौन, डाल्टन। एक और बात कि 2 नियम हम लोगों ने आसानी से समझ लिया, लेकिन 2 नियम जो आगे आ रहा है
यह नियम जो है थोड़ा सा टफ है, तो इसको ध्यान से सुनना है। तो हम यहाँ पे तीसरा नियम बता रहे हैं, गुणित या बहुल अनुपात का नियम। गुणित या बहुल अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डाल्टन ने किया। इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं उदाहरण से, उसके बाद से हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। यहाँ पे हमने सुविधा के लिए परिभाषा भी रख दिया है। तो यहाँ पे दो पदार्थ हम लेते हैं, एक पदार्थ है ए और दूसरा है बी। जब दो पदार्थ मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक, मान लीजिए कि एक पदार्थ, एक तत्व है यहाँ पे हाइड्रोजन और दूसरा है क्या? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिल करके दो यौगिक बनाया। एक है जल H2O, इसे कहेंगे जल, और दूसरा है क्या? H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक है जल H2O यानी कि ये है जल, और दूसरा है H2O2 और ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है या हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, तो दो हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2। ऑक्सीजन एक है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है कितना? 16। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? 2:16। कितना है? तो 2:16। तो यहाँ पे इसको और हम सरल करेंगे तो 1:8 का हो जाएगा, 1:8 का। अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरा यौगिक है H2O2। यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और एक का भार होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है और इसके द्रव्यमान होता है 1 का 16, तो 2 का हो जाएगा कितना? 32। अब देखेंगे इसको और सरल करते हैं तो 1:16 का होगा, और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:16 का हो जाएगा। अब बात यहाँ पे देखिए कि दो यौगिक बनाए हुए हैं, दो तत्व मिल करके, तो किसी एक का अनुपात, किसी एक का द्रव्यमान फिक्स होता है, किसी एक के निश्चित द्रव्यमान से। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है, तो इसका जो द्रव्यमान है वह क्या है? फिक्स है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एक का आ रहा है 16 और एक का है कितना? 32। इसका अनुपात हम लोग निकालेंगे तो 1:2 का होगा। तो दूसरे तत्व जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके भी बीच, परमाणुओं के बीच जो है एक निश्चित अनुपात होता है, वो भी किस में? पूर्णांक में। किस में? तो पूर्णांक में। और इसी को कहा जाता है क्या? गुणित या बहुल अनुपात का नियम। परिभाषा देख लेते हैं कि जब दो तत्व A तथा B संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, वही दो तत्व है A तथा B आपस में संयोजित होकर के दो यौगिक यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो B के भार से जो A के निश्चित भारों से संयोजित होता है, तो जो ये B का भार है A के निश्चित भार से संयोजित होता है। इन भारों के बीच भी एक निश्चित अनुपात होता है और इसी को कहा जाता है क्या? तो गुणित या बहुल अनुपात का नियम। और यहाँ पे जो निश्चित अनुपात होते हैं किस में होते हैं? पूर्णांक में होते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। दो तत्व लेते हैं, एक है क्या? तो A तत्व है और B। A कार्बन है और B ऑक्सीजन है। A कार्बन है और B ऑक्सीजन है, दोनों ने मिलकर के बना लिया क्या? तो एक ने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा तत्व बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 होता है, एक ही कार्बन है तो 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होगा 16। यहाँ पर भी कार्बन का 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना? 32। देखिए E तत्व का द्रव्यमान निश्चित है, स्थिर है, और B तत्व का जो द्रव्यमान है उनके बीच 16:32 यानी कि 1:8
2 का एक निश्चित अनुपात है, एक गुणित अनुपात है, और इसी को हम कहेंगे क्या, गुणित या बहुल अनुपात का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम हो गया, 3 नियम हमने यहाँ पे बता दिया। चौथा नियम हम लोग अभी सीखेंगे, तो चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चौथे नियम का। चौथा नियम है क्या, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसका प्रतिपादन किया था रिचर ने। इसे समझ लेते हैं, यह नियम है क्या। बहुत ही आसान है, एक बार सुनेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका उदाहरण लेंगे। यहाँ पे हम 2 पदार्थ लेते हैं, ए व बी, और ये दोनों पदार्थों की क्रिया जो है किसी तीसरे पदार्थ से कराते हैं। दोनों पदार्थों से किसी तीसरे पदार्थ, ए पदार्थ तीसरे पदार्थ से क्रिया करके पदार्थ बनाएगा, बी पदार्थ जो है किसी तीसरे पदार्थ से क्रिया करके पदार्थ बनाएगा। तो ये जो है मान लेते हैं कि ए पदार्थ है हाइड्रोजन, बी पदार्थ है ऑक्सीजन, और सी पदार्थ जो है आपका कार्बन है। सी पदार्थ क्या है, तो कार्बन। इसको फिर से हम देख रहे हैं, 2 पदार्थ हम लेते हैं, ए और बी, और किसी तीसरे पदार्थ से यौगिक बनाते हैं। ए पदार्थ जो है क्या है, तो मान लेते हैं हाइड्रोजन है, और बी पदार्थ ऑक्सीजन है, और सी पदार्थ जो है क्या है, तो कार्बन है। सी पदार्थ क्या है, तो कार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बन मिलेंगे तो मीथेन बनेगा। ऑक्सीजन और कार्बन मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। अब जो है इसका अनुपात देख लेते हैं। CH4 में कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात है कितना, कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है कितना, तो 1 का 1 तो 4 का 4। ठीक, यहाँ पे हम इसका अनुपात ले लिए। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में क्या करते हैं, तो कार्बन का भार है कितना 12, 1 का 12 ही होगा, और ऑक्सीजन का 1 का 16 तो 2 का कितना 32। यहाँ पे स्थिर या निश्चित भार किसका है, तो कार्बन का है। स्थिर या निश्चित भार किसका है, तो कार्बन का है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार जो है क्या है, अलग है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना है, तो 4:32 का, और इसको सरल करेंगे तो 1:8 का। और जल में क्या होता है, अभी हमने सीखा है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का भार कितना होता है, 1:8 का। तो यही जो नियम है कहलाता है क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भारों से जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो भार है, जो किसी तीसरे पदार्थ से जो है अलग अलग क्रिया करके पदार्थ बनाते हैं, और तीसरे पदार्थ से जो क्रिया करके भार बनाते हैं, तीसरे पदार्थ का भार क्या होगा, दोनों में समरूप होगा, दोनों यौगिकों में समरूप होगा। तो इन दोनों तत्वों के भारों का जो अनुपात होता है वह व्युत्क्रम होता है। एक गुणित अनुपात होता है, एक सरल गुणित होता है, यानी कि उससे भी जो है एक दूसरे यौगिक के तत्वों के अनुपात की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आया, इसी में से जो क्या है 1:8 का, 1:8 का, और ये क्या है, ये भी एक गुणित अनुपात है, या इसे कहेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसे ही कहा जाएगा क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और हम उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण देख लेते हैं क्या, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है क्या है, तो 2 तत्व लेते हैं, 2 तत्व लेते हैं। एक है क्या, तो सल्फर, और दूसरा है ऑक्सीजन। सल्फर और
ऑक्सीजन, ये किसी तीसरे तत्व से जुड़े हुए हैं। तीसरा तत्व है कापर है, और एस जो है कापर से अभिक्रिया किया तो CuS बनाया, O जो है कापर से अभिक्रिया किया तो CuO बनाया। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं क्या, CuS में अनुपात देख लेते हैं कापर और सल्फर का। तो एक कापर का द्रव्यमान होता है 63.5 और सल्फर का होता है 32। फिर दूसरे में देखते हैं CuO में, तो कापर का वही होगा 63.5 और दूसरे ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना, 16। अब जो है यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के एक पदार्थ बना लेंगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, और S और O का अनुपात यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, तो सल्फर का यहाँ पे 32 है और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 2:1 का है। क्या है, 2:1 का है। और SO2 में देख लेते हैं, तो सल्फर का होता है कितना, 32 और O का होता है कितना, 16, 2 का होगा 32। तो सरल करेंगे तो 1:1 का होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2:1 है और यहाँ पे 1:1 है। अब इस 1:1 को 2:2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 1:1 में 2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2:1 का, क्योंकि हमें गुणित अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, तो गुणित अनुपात। उसी तरह से यहाँ पर भी था, ये दोनों मिलकर के H2O बनाए और क्या हुआ, यहाँ पे हमें समान मिल गया, बराबर मिल गया, जिसका अनुपात होता है 1:8 का। तो इसी नियम को हम कहेंगे क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम। एक बार हम परिभाषा पढ़ देते हैं क्या, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भारों जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, यही यहाँ पे हम दर्शाए थे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भारों जो रासायनिक रूप से तीसरे पदार्थ से समरूप से क्रिया करते हैं, मतलब इसका भार निश्चित होगा। वही यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े तो कार्बन से, और हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर के मीथेन बनाया और ऑक्सीजन कार्बन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे क्या है, तो कार्बन का समरूप भार है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात आ गया 1:8 का, जो जल में भी वही अनुपात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं और वो भी वही निश्चित अनुपात में होता है। उसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन जो है कापर से मिलकर के CuS और CuO बनाए। CuS में अनुपात 63.5:32 का है और CuO में 63.5:16 का है। तो यहाँ पे Cu का अनुपात क्या है, Cu का अनुपात निश्चित है, स्थिर है, और सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात आ गया कितना, 2:1 का। और यही सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के SO2 गैस बनाए, और यहाँ पे SO2 गैस का अनुपात जो होता है 32:32 का 1:1 का। तो क्या करना पड़ा हमें, इसे 1:1 में 2 का गुणा करना पड़ा, जो कि इसके बराबर आ गया, इसके समरूप आ गया। इसी को हम कहेंगे क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और इसे प्रतिपादित किया था रेचर में। तो यहाँ पे हमने चारों नियमों को बता दिया। कौन सा नियम था, रासायनिक संयोजन का नियम। 4 नियम बताया, चारों नियम याद रखिए। इस लेसन के अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम इतना ही रहने देते हैं। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।